नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी कि गीडा की 3 छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 खास उपकरण तैयार किए हैं। एक उपकरण बंदूक के आकार का है और दूसरा कानों में पहनने वाले झुमके का। बंदूक और झुमका दोनों ब्लूटूथ डिवाइस से लैस हैं। इनके जरिए महिलाएं जरूरत पड़ने पर अलर्ट भेज सकती हैं। इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा है जो हम अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। झुमके को कमांड देने पर मिर्च पाउडर का स्प्रे भी हो सकता है। बंदूक किसी भी शख्स को हल्का बेहोश करने के लिए करंट भी छोड़ती है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी गीडा की 3 छात्राओं ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 खास उपकरण तैयार किए हैं। एक उपकरण बंदूक के आकार का है और दूसरा कानों में पहनने वाला झुमका है। बंदूक और झुमका दोनों ब्लूटूथ डिवाइस से लैस हैं। इनके जरिए महिलाएं जरूरत पड़ने पर अलर्ट भेज सकती हैं। सर, इसमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूलर लगा है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और जब एक बार कनेक्ट कर लेंगे हम अपने फ़ोन से ऑलरेडी हमारा लोकेशन चला जाएगा, और जब तक वो लोकेशन जाएगा झुमके के साथ है कि लोकेशन भी जाएगा और फायरिंग भी होगा। और वही चीज़ हमने गन के शेप में एक बनाया कि उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, ऑलरेडी कनेक्ट रहेगा और इससे फायरिंग तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन इतना करंट आएगा कि सामने वाले नुकसान थोड़ा सा ही पहुँचेगा, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, इतने में वो डिसबैलेंस हो जाएगा, तब तक हम लोग वहाँ से भाग सकते हैं। झुमके को कमांड देने पर मिर्च पाउडर का स्प्रे भी हो सकता है। बंदूक किसी भी शख्स को हल्का बेहोश करने के लिए करंट छोड़ती है। उसके साथ अगर कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये ऐसे टूल्स तो हैं जिससे उसकी सुरक्षा के लिए एक निश्चित उपाय तो उसके पास हाथ में है। पेपर स्प्रे या अपने संबंधियों को सूचना भेज देना अपनी लोकेशन, वो तो थोड़ा देर में ही आएंगे, और फायर करके वहाँ पे तत्काल किसी को सूचित कर देना या पेपर स्प्रे करके उसको पैनिक सिचुएशन में क्रिएट कर देना, उस जो भी उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, निश्चित उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि बहुत उपयोगी होगा। हम इसमें एक सर इसमें एक हम लोग गन मतलब यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जैसे हम उसमें फायरिंग, जैसे हम गन से फायरिंग करते हैं तो उसमें बुलेट ना निकल के करंट निकल रहा है, तो सर इसमें ऐसे ही एक मिर्च पाउडर निकलेगा। हम इस गन के थ्रू हम उन पे अटैक कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन ये उतना सामने वाले को पहुंच जाएगा कि मतलब वो थोड़ा सा साइलेंट मोड पे चला जाएगा, उसको हल्का सा ही हार्म होगा। और इसके थ्रू इसमें भी हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लूटूथ मॉड्यूलर लगाया है जिसके थ्रू हम लोकेशन भी हम दिखा सकते हैं। संस्थान के मुताबिक फिलहाल इन उत्पादों को किफायती दाम पर बाजार में लाने की तैयारी चल रही है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद ब्लॉक के रूथा गांव में सरकारी मदद से चलने वाले प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर ने अपनी सैलरी खर्च कर छात्र छात्राओं के लिए सरकारी स्कूल में शौचालय बनवाया है। शिक्षक संजय दीक्षित का कहना है कि उन्हें इस पहल की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी के घरों स्कूलों में शौचालय बनाने के अभियान से मिली है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद ब्लॉक के रूथा गांव में सरकारी मदद से चलने वाले प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर ने अपनी सैलरी खर्च कर छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में शौचालय बनवाया है। संजय दीक्षित का कहना है कि उन्हें इस पहल की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी के घरों और स्कूलों में शौचालय बनाने के अभियान से मिली। यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि जो टॉयलेट्स हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी हालत थोड़ी जर्जर है। और इंटरवल के समय में देखता था कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बेटियों को भी बेटों को भी। तो उससे कहीं ना कहीं मेरा मन आहत था और मेरा मन था कि मैं निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कराऊं, और अगर कहीं से कोई संसाधन पैदा नहीं हो पाते हैं तो मैं निज वेतन से इस समस्या के समाधान के लिए आ गया हूँ, और ईश्वर की कृपा हुई और अभी ये टॉयलेट्स बनके तैयार हैं। ये 2 टॉयलेट्स मैंने बेटियों के लिए बनवाए हैं और 5 टॉयलेट्स बेटों के लिए हैं। स्कूल के छात्र छात्राओं का कहना है कि पहले वे गंदे शौचालयों की वजह से स्कूल नहीं जाते थे, हालांकि अब शौचालय बन जाने से वे अब बिना किसी दिक्कत के रोजाना स्कूल आते हैं। पहले शौचालय अस्वच्छ थे और टूटे फूटे थे, इसलिए हमें समस्या होती थी। उसके बाद फिर किसने बनवाया शौचालय? हमारे एसके दीक्षित गुरुजी। पहले टॉयलेट अच्छे नहीं थे, उनमें गंदगी रहती थी, टूटे फूटे, इसमें दिक्कत आती थी जाने में।
अब हमारे एस के दीक्षित गुरुजी ने नई टॉयलेट बनवाए, साफ सफाई रहती है आसपास भी और टॉयलेट में भी साफ सफाई रहती है। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। दीक्षित की इस पहल की जिला प्रशासन भी जमकर तारीफ कर रहा है। जहांगीराबाद ब्लॉक है, वहाँ एक एडेड स्कूल है, उसमें एक संजय दीक्षित जी हैं अध्यापक हैं। उन्होंने जो विद्यालय का शौचालय था उसकी मरम्मत, साफ सफाई और उसको बहुत अच्छे से बनवाया, जिसमें उन्होंने अपना स्वयं का पैसा खर्च किया है। वो हमको मिले थे, मैंने उनको साधुवाद दिया। मैं ऐसे सभी लोगों से जो सक्षम है उनसे अनुरोध करूँगा कि कोई भी जनहित का काम है आगे बढ़ के करें, इससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक समारोह में संजय दीक्षित को उनकी पहल के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकार की पालना घर योजना के तहत नर्सरी और डे केयर सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकार की पालना घर योजना के तहत नर्सरी और डे केयर सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की मदद करना है। सरकार की तरफ से बच्चों की देखभाल के लिए कुशल महिलाएं रखी गई हैं। बच्चों की छुट्टी उट्टी हो जाती है, स्कूल जाने वाले बच्चे भी रहेंगे तो उनकी माताओं को परेशानी होती है कि बच्चों को कहाँ छोड़े, है ना। तो यहाँ पे रह के वो निश्चित होकर अपना काम कर सकती हैं। बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं, साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं, टाइम खत्म होने के बाद भी वो जाना नहीं चाहते, आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दिनों दिन बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। सरकार का इरादा पालना घर में बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेसिक पढ़ाई वाला माहौल देना है। हमने इसमें मुख्य रूप से बच्चों के लिए वहाँ पे लर्निंग एड्स, बच्चों के लिए प्लेइंग बेस्ड लर्निंग, बच्चों का हिसाब से सोने के लिए रूम, खाने की व्यवस्था, साथ ही क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी अलग से रूम रखा है, ताकि जो अगर 1 साल तक के बच्चे हैं तो माताएं जो काम कर रही हैं वो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें। छत्तीसगढ़ की भाषा में इसे मोरदाई की कोरा नाम दिया गया है। छोटे बच्चों की कामकाजी माओं ने इस पर खुशी जाहिर की है। पालना घर खुलने से बहुत राहत मिली है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बच्चों को छोड़ते हैं। बहुत अच्छा सुविधा भी है, यहाँ सोने का व्यवस्था है, खाने का भी है और अच्छे से है यहाँ। तो हमको भी अब ठीक लगता है, कुछ तो है यहाँ जी। तो ये जब नहीं खुला था और आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे तो कितनी दिक्कतें? बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होते थे, रखने के लिए भी समस्या होती थी, घर में परेशानी होती थी। यहाँ छोड़ने से थोड़ा ठीक है। यहाँ फीडिंग रूम है सर, और बच्चा जैसे खेलते खेलते थक जाता है तो सोने के लिए भी व्यवस्थित है। किचन है, गर्म पानी वगैरह भी सुविधा उपलब्ध है, वॉशरूम है, बाकी सब सुविधा अच्छा है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो कैसे देखभाल करते हैं? बहुत अच्छे हैं सर। जैसे मेरा बाबू बहुत छोटा है तो बीच बीच में घूमने के लिए रोता है, खेलने के लिए रोता है, तो खिलाते भी हैं, प्लस इसको गोदी करके घुमाते हैं, खिलाते हैं। 2 मार्च को शुरू किए गए इस सेंटर में फिलहाल 20 बच्चे हैं। इन बच्चों की माओं को इस योजना से काफी राहत मिली है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। तमिलनाडु में त्रिची के पास कुम्भकुडी गांव में शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक मंदिर में 10वीं सदी में चोल युग के समय का ये हो सकता है। अवशेषों में एक शिवलिंग भी मिला है। मंदिर खंडहर हो चुका है, फिर भी गांव वालों ने महाशिवरात्रि पर खंडहर के आसपास सफाई की। देखिए हमारी रिपोर्ट। तमिलनाडु में त्रिची के पास कुम्भकुडी गांव में शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक मंदिर 10वीं सदी के चोल युग के समय का हो सकता है। अवशेषों में एक शिवलिंग भी मिला है। मंदिर खंडहर हो चुका है, फिर भी गांव वालों ने महाशिवरात्रि पर खंडहर के आसपास सफाई की। இங்கே வந்து ஒரு 10ஆம் நூற்றாண்டு கால ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது. இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப இடிஞ்சு கிடந்தது. கோயிலில் உள்ள உறுப்புகள், இந்த விமானத்தில் இருக்கிறது, சுவர் எல்லாமே இடிஞ்சு கிடந்திருக்கு. பேஸ் அது அதிஷ்டானம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஊர்க்காரங்களாம் சேர்ந்து அந்த கோயிலை சுத்தம் பண்ணணும், சிவராத்திரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த கோயிலில் உள்ள ஒரு 4 கல்வெட்டு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். त्रिची के संगठन अत्रुपादाई ने अवशेषों की जांच की। ये संगठन विरासत संरक्षण के लिए काम करता है।
संगठन के मुताबिक मंदिर की शैली 10वीं सदी में इस्तेमाल होने वाली शैली के समान है। समूह ने 2.5 फुट ऊंचा शिवलिंग भी बरामद किया। अवशेषों के बीच शिवलिंग सही सलामत है। விக்ரம சோழனோட ஒரு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கிடைக்குது. கிட்டத்தட்ட 12ஆம் நூற்றாண்டோட ஆரம்ப பகுதி அது. அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த ஊர் வந்து பாண்டிய குலாசினி வளநாடு அப்படின்ற ஒரு வளநாட்டின் கீழே ஸ்ரீ சோழமாதேவி சதுர்வதி மங்கலம் அப்படின்ற ஒரு நிர்வாகத்தின் கீழே இந்த ஊர் வருது. இதை வந்து தென் பிடாகை அப்படின்றாங்க. பிடாகை அப்படின்னா வந்து குக்கிராமம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது. அதனால் இந்த ஊர் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஒரு கிராமமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த கல்வெட்டு மூலமாக நமக்கு தெரிய வருது. संभावना है कि यहाँ और भी शिलालेख हो सकते हैं जो मंदिर और यहाँ के देवता के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। लोगों ने राज्य पुरातत्व विभाग से पड़ताल करने की अपील की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की सर्जरी कर चॉकलेट सिस्ट निकाला है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट की लंबाई 28.3 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई 24.4 सेंटीमीटर है और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से सिस्ट का पता चला है। फिर लोकोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार और उनकी टीम ने सर्जरी की है। चॉकलेट सिस्ट या ओवेरियन एंड्रोमेट्रियोमा मासिक धर्म का खून इसमें भरा होता है। इससे ब्राउन चॉकलेटी कलर का लिक्विड निकलता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की सर्जरी कर चॉकलेट सिस्ट निकाला। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट की लंबाई 28.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24.4 सेंटीमीटर और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। निकालने के बाद पता चला कि सिस्ट की साइज जो होती है 28.3 जो सीटी रिकॉर्ड पे है, और ऐसी सिस्ट जो पहले जापान में निकाली गई थी 1997 में, जिसकी लंबाई थी 25 सेंटीमीटर। इस तरह से जो सेंट्रल अस्पताल में जो हमारी जो सिस्ट निकाली गई थी वो एक तरह से विश्व की सबसे बड़ी एंडोमेट्रियोसिस या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा है, जिसका रिकॉर्ड हमने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा उस दिन। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से सिस्ट का पता चला। फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार और उनकी टीम ने सर्जरी की। ये जो मेरी पेशेंट जो आई थी 27 जनवरी को सेंट्रल हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में पूरे पेट में स्वेलिंग के कारण और सांस लेने में दिक्कत के कारण इसने अब भर्ती कराया गया था। सांस लेने में इतनी दिक्कत थी कि उसको वेंटिलेटरी ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी हम लोगों ने रखा था। इसके बाद जांच पड़ताल में पता चला कि उसमें एंडोमेट्रियोसिस माने ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, जिसे को चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा में मासिक धर्म का खून भरा होता है। इससे भूरे चॉकलेटी रंग का स्राव होता है। रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर लोकसभा सीट का सियासी महत्व है। यहां कांग्रेस व बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। देखिए हमारी रिपोर्ट। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लोकसभा क्षेत्र में जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सुरसागर, लूनी, फलौदी, लोहावट, शेरगढ़ और पोखरण विधानसभा सीटें शामिल हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गजों अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों जोधपुर से आते हैं, इसलिए ये लोकसभा क्षेत्र देश में एक सियासी हॉट सीट बना हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जोधपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इलाके के कई निवासियों का कहना है कि पिछले 10 साल में इस इलाके में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। उन्होंने 10 साल में जोधपुर में एक कोई काम किया हो मुझे तो नहीं दिखता है, और मुझे क्या आम जनता को नहीं दिखता है। बात थी एलिवेटेड रोड की, तो आज तक सपना पूरा नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसको डिक्लेयर भी किया तो उसमें अड़ंगे डाले। ये मैं नहीं, पूरा जोधपुर शहर कह रहा, ये जोधपुर शहर की चर्चा है। बात करें जल संसाधन की, कौन सा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी नहीं है। 20 दिन में 12 दिन तो पानी आता ही नहीं है, क्लोज रहता।
अभी हमारे केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद जोधपुर अंदर पानी की स्थिति है। कूड़े बावड़ियों की बात कर लो, सीवरेज का गंदा पानी आता है। ट्रैफिक की बात कर लो, एलिवेटेड 10 सालों से मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, आज तक उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं। ट्रैफिक से जनता परेशान है, इधर उधर के फालतू के मुद्दे लगे, काम अपने वोट लिए जाते हैं, पर काम के नाम पर आप बता दो इन्होंने एक भी कोई काम किया 10 साल में। अगर सड़कों को छोड़ दें तो बड़ा प्रोजेक्ट हमें जोधपुर की अगर बात करें तो ज़्यादा नहीं मिले हैं। एलिवेटेड रोड एक ज़रूर स्वीकृत हुई है और उसके लिए प्रयास जारी है, कामकाज जारी है। लेकिन अगर हम बात करें पानी की तो जोधपुर में लिफ्ट कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण जो है वो कहीं न कहीं जो है केंद्र सरकार की अड़ंगेबाजी से हमें पूरा होता नजर नहीं आया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 1980 से 1998 के बीच जोधपुर लोकसभा सीट से 5 बार और उसके बाद सरदारपुरा विधानसभा सीट से 6 बार चुने गए अशोक गहलोत ने शहर के विकास के लिए बहुत काम किया है। इससे पहले हमारे सांसद हुआ करते थे अशोक जी गहलोत साहब, तो 5 बार यहाँ से सांसद हुए और अशोक जी गहलोत साहब ने जोधपुर के लिए इतनी सौगातें दी कि गिनते गिनते थक जाते हैं। हॉस्पिटल से लेके रेल, दुनिया भर की रेल चला दी, जोधपुर एयरपोर्ट को दुनिया भर की आज हवाई जहाज़ें यहाँ सब जगह देती है, ज़्यादा हवाई जहाज़ें उड़ रही है। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की थी जोधपुर की, उन्होंने लिफ्ट कैनाल आके जोधपुर की पानी की समस्या को हल किया। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल अशोक गहलोत की देन है, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल अशोक गहलोत की देन है। इस नहर का 3rd फेज़ अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में हाल ही में जो किया है वो देन है। पानी को लेके अगर विकास की बात करें तो आप देखो इस शहर में पर्यटन जहां एक विजिट के लिए आता था, आज पर्यटन के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। बीजेपी के पास भी ऐसे समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है जिन्हें उम्मीद है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आएगी। राजस्थान के पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे मारवाड़ के अंदर पानी की व्यवस्था गजेंद्र जी के कार्यकाल में हुई है और जोधपुर को एक बहुत बड़ा सौगात दिया इन्होंने एलिवेट रोड का, जो कि बहुत जल्द ही उसका शुभारंभ इस जोधपुर शहर में कर दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पास कर दिया है। इसी प्रकार से और अन्य योजनाएं मोदी जी की है जो कि हम उनके ऊपर अमन करते हैं और इसी प्रकार से मैं तो यही कहता हूँ कि फिर तीसरी बार यही सरकार हैट्रिक मारेगी। कुछ लोगों का तर्क है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अच्छा काम किया है और अगर किसी भी पार्टी की सरकार की नीतियां जनता के लिए फायदेमंद होती हैं तो उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। गत 10 वर्षों से लोकसभा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के सर्वमान्य नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी कुछ योजनाएं लाए हैं, लेकिन पहले जो कांग्रेस की सरकार में कुछ योजनाएं थी उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी लोग हैं उससे कई ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी नहीं है और कई को सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो ऐसे सर्व लोगों को ये सारी योजना का लाभ मिले तो शायद अच्छा रहेगा। लोगों ने महंगाई और विकास के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखी और उम्मीद जताई कि राजनीतिक दल धर्म या जाति से ऊपर उठकर जनता के हितों को प्राथमिकता देंगे। जनता चाहती है पेट्रोल के दाम कम हो, हर सुधार मूल्य जो खाने की किराने की चीज़ें वो कम हो, मेडिकल की सुविधाएं मिले। जनता को अपनी आम सुविधाओं से मतलब है। जनता हर चीज़ के अंदर राम राज्य का मतलब ही नहीं कि राम राज्य राम मंदिर बनेगा। राम राज्य में उनको अपने को कल्पना करनी पड़ेगी। राम राज्य का मतलब क्या होता है कि राम के समय कैसा रास्ता, वो राम राज्य कहलाएगा। जोधपुर सदैव जितना डेवलपमेंट विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, जोज नदी रिवर फंड का काम बिल्कुल अटका हुआ है, लटका हुआ है। उसके बाद में लगभग 2014 से एलिवेटर रोड जो जोधपुर की हार्टलाइन है, ट्रैफिक है चारों ओर, हम कम से कम आधा घंटा तक ट्रैफिक में रहते हैं। तो अगर एलिवेटर रोड मिल जाए तो उससे काफ़ी समस्या का समाधान हो सकता है। इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि कांग्रेस जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती देने के लिए किसे चुनेगी।
क्योंकि जो भी प्रत्याशी होगा वो पार्टी और अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेगा। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में सभी 25 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने जीती थी। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने की उम्मीद है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खबरों में स्वागत है। धर्मनगर हरिद्वार में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। हरिद्वार के लोगों का सियासी मिजाज कुछ अलग ही है। दरअसल चुनावी मौसम में लोगों को सियासी दलों से काफी उम्मीदें हैं। रोजगार और विकास पर काम की उम्मीद है। तो 24 के चुनावी माहौल की ये रिपोर्ट देखिए आप। देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, यानी देवताओं के प्रवेश का दरवाजा। वैसे तो ये शहर श्रद्धा और भक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन चुनावी मौसम में लोगों को उम्मीद है कि सियासी दल विकास, बुनियादी ढांचे और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। हरिद्वार के कुछ लोग सांसद से संतुष्ट हैं, जबकि कुछ लोगों को शिकायत है। हरिद्वार से बीजेपी के मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो 2009 से 2011 के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्तमान में जो सांसद है यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जिस परिप्रेक्ष्य में उन्हें सांसद बनाया गया था यहाँ पे रोजगार को लेके, सड़कें, विकास, और उसको देखा जाए तो उनका ये कार्यकाल निराशाजनक रहा है, क्योंकि सांसद होने के नाते उन्होंने पूरे 5 साल हरिद्वार लोकसभा में कहीं ध्यान नहीं दिया। ये किसान क्षेत्र है, यहाँ पे व्यापारी क्षेत्र है, इसको इन्हें डेवलप करना चाहिए था। कोई इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से कोई स्थायी काम नहीं करा जो कि एक मील का पत्थर साबित होता। उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार वो होना चाहिए जो आम जनता की बात उठाए, ना कि एक सेंटर की कठपुतली बन के रह जाए। अपनी बात कोई नहीं रखता है यहाँ पे। सिर्फ जो सेंट्रल से काम हो रहे हैं, जो मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आज फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कों के अच्छे निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पर उम्मीदवार का तो अपना कोई काम नहीं है ना। निशंक जी ने आज तक तो मेरे को लगता नहीं कोई बात उठाई होगी कहीं पे भी। हरिद्वार में कुछ लोग मोदी सरकार के काम से बहुत प्रभावित हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो मोदी जी द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं पूरे राष्ट्र में, और ऊपर से हमारे प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा आप बिल्कुल नया यूसीसी कानून लागू किया है। नितिन गडकरी जी ने सैकड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है, सड़कों का, जिसमें आपको सीवर से लेके पेयजल से लेके तमाम योजनाएं हमारे हरिद्वार को दी हैं। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट है। इस बार भाजपा की सरकार पूर्णतः बनेगी। इसमें यहाँ गंगा के विभिन्न घाट जितने भी हैं, उनका सौंदर्यकरण, उनका निर्माण, गंगा में गिरने वाले सैकड़ों नाले, जिस प्रकार से आज एसटीपी प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर गंगा में गिरने से रोक दिए गए हैं, क्या वो सनातन की रक्षा नहीं है? क्या वो गंगा प्रेमियों के लिए जिस प्रकार की स्थितियां पहले दयनीय स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं अब खुशहाल स्थिति आई है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का